नमस्कार दोस्तों। CCS लीव रूल्स 1972 का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, स्टडी लीव। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके मन में जो भी डाउट्स है स्टडी लीव के रिगार्डिंग वो सब क्लियर हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया स्टडी लीव। और कई बार ये IPOs के एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये चैप्टर, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कंडीशंस ऑफ ग्रांट ऑफ स्टडी लीव। जो स्टडी लीव के ग्रांट करने के क्या कंडीशंस हैं, देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट में, सब्जेक्ट टू कंडीशंस स्पेसिफाइड इन द चैप्टर, स्टडी लीव मे बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट with due regard to the exigencies of public service to enable him to undergo in or out of India। जो पब्लिक सर्विस को और इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटेटिव सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक को, ऐसा कोई कोर्स अगर आप करना चाह रहे हैं इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर। देखिए इंडिया से बाहर जाने के कुछ अलग कंडीशंस हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम लोग कंडीशंस देख रहे हैं स्टडी लीव ग्रांट कराने के। तो जो पब्लिक सर्विस को और क्वालिटेटिव बनाने के लिए जो भी कोर्स है, प्रोफेशनल और टेक्निकल सब्जेक्ट होना चाहिए, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ऐसे कोर्स के लिए स्टडी लीव ग्रांट आपको कर दिया जाएगा, और वो कोर्स कहीं ना कहीं आपके ड्यूटी से कनेक्ट होना चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोर्स होना चाहिए। तो ऐसे केस में आपका स्टडी लीव जो होगा वो ग्रांट हो जाएगा। देखिए पब्लिक सर्विस को और क्वालिटेटिव बनाने के लिए आप इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर जो भी कोर्स करना चाह रहे हैं, और प्रोफेशनल और टेक्निकल सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपके ड्यूटी से कनेक्टेड होना चाहिए जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, तो ऐसे केस में स्टडी लीव ग्रांट हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, फॉर अ कोर्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ स्टडी टूर इन विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट मे नॉट अटेंड अ रेगुलर एकेडमिक और सेमी एकेडमिक कोर्स इफ़ द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द स्टडी टूर इज़ सर्टिफाइड टू बी डेफिनेट एडवांटेज टू गवर्नमेंट। देखिए कुछ मिलता जुलता है जो हमने पहले देखा फर्स्ट पॉइंट में, उसी से मिलता जुलता ये भी है। यहाँ देखिए जो गवर्नमेंट के लिए फ़ायदेमंद हो, जो गवर्नमेंट के लिए एडवांटेजियस हो, गवर्नमेंट को एडवांटेज मिल रहा हो उस कोर्स से, और जो कोर्स पब्लिक इंटरेस्ट में हो और कहीं ना कहीं आपके ड्यूटी से वो भी कनेक्टेड हो, तो ऐसा कोर्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी स्टडी लीव आपके लिए ग्रांट कर दी जाएगी। और कुछ कंडीशंस है यहाँ पर, फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडीज़ कनेक्टेड विद द फ्रेमवर्क और बैकग्राउंड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू कंडीशंस दैट। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप काम करना चाह रहे हैं, पब्लिक के जो भी सर्विसेज हैं उसको सुधार करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको स्टडी लीव ग्रांट होगी, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है, 2 कंडीशंस है। A-B पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या कंडीशंस है ये दोनों। द पर्टिकुलर स्टडी और स्टडी टूर शुड बी अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव। जो भी स्टडी लीव होगा, स्टडी टूर होगा, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ये पहले आपको अप्रूवल कराना होगा। जो भी आपके लीव ग्रांट करते हैं, आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी हैं, जो EL HPL वगैरह जो भी ग्रांट करते होंगे, वही अथॉरिटी ये स्टडी लीव भी आपके लिए ग्रांट करेंगे। और सेकंड कंडीशन है, द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑन हिज रिटर्न अ फुल रिपोर्ट ऑन द वर्क डन बाय हिम। जब आप स्टडी लीव में थे तो जहाँ पर आपने कोर्स किया, जिसके अंडर में भी कोर्स किया, एक सर्टिफिकेट आपको देंगे कि आपने इतने दिन से इतने दिन तक यहाँ कोर्स किया, उस कोर्स का नाम लिखेंगे और उस कोर्स से आपको क्या फ़ायदा हुआ, और पब्लिक सर्विस को आप कैसे उस कोर्स की मदद से और इम्प्रूव कर पाएंगे और क्वालिटेटिव बना पाएंगे, क्या फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को आपसे, आपने जो कोर्स किया उससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा, आपके डिपार्टमेंट को क्या फ़ायदा होगा। इस पर पूरा एक फुल वर्क डन रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे ज्वाइनिंग करने से पहले। तो ये 2 कंडीशंस थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में के लिए स्टडी लीव लेने के लिए। और लास्ट कंडीशन है स्टडी लीव ग्रांट कराने का, इसको भी देख लेते हैं। फॉर द स्टडीज़ विच में नॉट बी क्लोजली और डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वर्क ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट बट विच आर कैपेबल ऑफ वाइडनिंग हिज माइंड इन ए मैनर लाइकली टू इम्प्रूव हिज एबिलिटीज़ एज ए सिविल सर्वेंट। देखिए अभी तक हमने देखा कि डायरेक्ट आपके काम से रिलेटेड जो कोर्स है उसी में आपको मिलेगा स्टडी लीव, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर कोई कोर्स आप कर रहे हैं जो आपके काम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके दिमाग को और विकसित वो कोर्स कर सकता है और आपकी एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकता है, तो ऐसे कोर्स में भी आपको स्टडी लीव ग्रांट कर दिया जाएगा। और
वो ध्यान रखना है इस बात का कि पब्लिक सर्विस क्वालिटेटिव होनी चाहिए। भले आपके काम से रिलेटेड वो कोर्स नहीं है, लेकिन पब्लिक सर्विस में होना चाहिए। सर्विस को आप क्वालिटेटिव कर पाओ, इस टाइप का कोर्स होना चाहिए, और आपके एबिलिटी को इम्प्रूव करने वाला कोर्स चाहिए, और आपके दिमाग को जो विकसित कर सके और आप इम्प्रूव कर सके अपने डे टू डे एक्टिविटी जो भी आप करते हैं, अपने आप को आप इम्प्रूव कर सको। और अपने आप को जब आप इम्प्रूव करेंगे तो फिर आपके काम में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये एक लास्ट कंडीशन थी। तो ये 3 कंडीशन हमने देखी स्टडी लीव को ग्रांट करने की। अब दोस्तों, स्टडी लीव कौन से केस में ग्रांट नहीं होगा? तो जैसे नॉर्मल एकेडमिक सेशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, जैसे आपको अगर ग्रेजुएशन करना है या फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या फिर बीएड करना है, जो भी आपको करना है, नॉर्मल एकेडमिक सेशन जिसको हम बोलते हैं, रूटीन एजुकेशन जिसको हम बोल सकते हैं, तो ऐसे केस में आपको स्टडी लीव ग्रांट नहीं किया जाएगा। इसके लिए कुछ और रूलिंग्स हैं, उसके लिए परमिशन लेके आपको ये सब करना होता है। तो इसमें आपको स्टडी लीव ग्रांट नहीं होगा। लेकिन जो हेल्थ सर्विसेज में जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, जैसे मेडिकल ऑफिसर्स हेल्थ सर्विसेज में होते हैं जो भी, और स्टाफ होते हैं, तो उनको पीजी के लिए अलाउ किया जा सकता है। पीजी कोर्स अगर वो करना चाहें मेडिकल साइंस में, तो वो उनको इसके लिए स्टडी लीव ग्रांट हो जाएगा। और जो मेडिकल जो हेल्थ सर्विसेज में स्पेशलिस्ट होते हैं और जो टेक्निकल पर्सन होता है, वो भी पीजी के लिए अप्लाई करे तो उनको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए स्टडी लीव ग्रांट किया जा सकता है। लेकिन वो क्या है, वो उनका जो कोर्स होगा वो विद इन द स्फीयर ऑफ हिज ड्यूटी, मतलब ड्यूटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा, तो उनको स्टडी लीव ग्रांट किया जा सकता है। और मैंने बताया था आपको ऊपर कि इंडिया से बाहर भी स्टडी लीव के लिए अप्लाई किया जा सकता है। जो भी कोर्स करना है वो इंडिया से बाहर भी जाकर कोर्स अवेल किया जा सकता है। लेकिन इसमें देखिए, स्टडी लीव आउट ऑफ इंडिया शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ स्टडीज़ इन सब्जेक्ट्स फॉर विच एडेक्वेट फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट इन इंडिया। तो जिस कोर्स के लिए आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, अगर वो कोर्स की फैसिलिटीज़ इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी इंडिया में भी उस कोर्स को आप कर सकते हैं सेम फैसिलिटीज़ के साथ, तो फिर आपको इस केस में बाहर जाने के लिए स्टडी लीव अलाउ नहीं होगा। इंडिया के बाहर जाने के लिए स्टडी लीव आपको ग्रांट नहीं होगा। अगर वो सेम फैसिलिटीज़ और सेम एजुकेशन, सेम कोर्स अगर इंडिया में अवेलेबल है तो इसके लिए फिर आपको जो बाहर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए, तो उस केस में स्टडी लीव बाहर के लिए आपको ग्रांट नहीं किया जाएगा। अब देख लेते हैं कौन से गवर्नमेंट सर्वेंट स्टडी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस केस में, मतलब क्या एलिजिबिलिटी है गवर्नमेंट सर्वेंट की, कौन कौन स्टडी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या कंडीशंस है उनकी, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, एक तरह से बोल सकते हैं इसको। स्टडी लीव में भी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। नंबर फर्स्ट देखिए, हु हैज़ सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीटेड पीरियड ऑफ प्रोबेशन एंड हैज़ रेंडर्ड नॉट लेस देन 5 years रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन अंडर द गवर्नमेंट। 5 साल से कम सर्विस जिसकी है वो स्टडी लीव के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, और उसके लिए 5 years रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड आपको पता है 2 साल का होता है, या फिर जब भी आप इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीटेड कर लें, या फिर जब भी आप इंडक्शन ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों में से पहले जो हो जाए तो उस वक्त तक आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। तो इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड नॉट लेस देन 5 years होना चाहिए, तो आप स्टडी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड देखिए, हु इज़ नॉट ड्यू टू रीच द एज ऑफ सुपर एनिवेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस विद इन ईयर्स 5 years in case of central health service, who has been granted 36 months study leave under sub rule 2 of rule 51 from the date on which he is expected to return to duty after the expiry of the leave। देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि सेंट्रल हेल्थ सर्विस में जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो पीजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और उनको स्टडी लीव ग्रांट हो जाएगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये जो अभी हम देख रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए। इस पर क्वेश्चन आता है और इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, थोड़ा इस बात को समझते हैं। हु इज़ नॉट ड्यू टू रीच द एज ऑफ सुपर एनुएशन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस विद इन ईयर्स 5 years। हम लोग सेंट्रल हेल्थ की बात कर रहे हैं, सेंट्रल हेल्थ सर्विस की। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सेंट्रल हेल्थ सर्विस के जो वर्कर हैं उनको स्टडी लीव मैक्सिमम पूरे एंटायर सर्विस पीरियड में 36 months का मिलता है। देख सकते हैं आप यहाँ 36 महीने का उनको स्टडी लीव मिल सकता है पूरे एंटायर सर्विस में। नॉर्मल जो एम्प्लॉय होते हैं उनको 24 months का मिलता है पूरे एंटायर सर्विस में, 2 साल का मिलता है, और इनको हेल्थ सर्विस को 3 साल का मिलता है। अगर सपोज़ करिए कि रिटायरमेंट डेट उसका अभी 3 साल है आज से, और वो स्टडी लीव के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको फिर स्टडी लीव
अप्लाई नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंडीशन है 5 साल सर्विस पीरियड उसकी अभी बाकी होनी चाहिए। क्योंकि स्टडी लीव अवेल करने के बाद वो आने के बाद 5 साल वो सर्विस करेगा, ऐसा उसको बॉन्ड में रिटर्न देना होता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब भी वो जाएगा तो 5 साल उसका सर्विस होना चाहिए। जब भी वो स्टडी लीव से आएगा वापस तो 5 साल सर्विस पीरियड उसका बचा होना चाहिए, ये कंडीशन है। सेंट्रल हेल्थ सर्विस के एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ मैं। 5 साल इसका बाकी रहना चाहिए। जब भी वो स्टडी लीव से होकर वापस आए तो 5 साल वो सर्विस करेगा स्टडी लीव से आने के बाद। ये हो गई सेंट्रल हेल्थ सर्विस की बात। अब देखिए नंबर 3 में देखिए, हाँ देखिए बॉन्ड वाली बात आ गई यहाँ पर। Who executes a bond as laid down in Rule 53(4) undertaking to serve the government for a period of 3 years, 5 years in case of central health service। देखिए अभी मैंने बताया आपको कि नॉर्मल जो एम्प्लॉई है, जो सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के एम्प्लॉय नहीं है, उनको 24 मंथ्स का स्टडी लीव मिलता है टोटल, और जो सेंट्रल हेल्थ सर्विस में है उनको 36 मंथ्स का स्टडी लीव मिलता है। इसको एक्सटेंड भी कराया जा सकता है, वो सब हम देखेंगे बाद में। फ़िलहाल मान के चलिए 2 साल नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए और 36 महीने मतलब 3 साल सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के लिए। और सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के लिए 5 साल की जो रिटायरमेंट है 5 साल पहले तक वो कर सकता है। मतलब जब भी स्टडी लीव के लिए वापस आएगा तो 5 साल तक उसको सर्विस करनी पड़ेगी, ऐसा उसको बॉन्ड में लिखना होगा। और जो नॉर्मल एम्प्लॉई है, जो हेल्थ सर्विसेज से जुड़े नहीं हैं, जिनको 24 मंथ्स का मिलता है स्टडी लीव, उनके लिए 3 साल है ये। मतलब जब भी वो आएंगे तो 3 साल उनकी कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए सुपर एनुएशन तक, मतलब रिटायरमेंट तक। रिटायरमेंट से पहले तक 3 साल बचा होना चाहिए उनका रिटायरमेंट के डेट तक। और ऐसा बॉन्ड में उनको लिख के देना होगा, वो लिख के देंगे तभी उनका स्टडी लीव अप्रूव होगा। ऐसा नहीं है कि 3 साल से कम उनका बचा है और वो आए और 2 साल ही ड्यूटी करें, तो इस केस में स्टडी लीव ग्रांट नहीं होगा। जब भी स्टडी लीव से वो वापस आएंगे तो 3 साल वो लगातार ड्यूटी करेंगे, और जो सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के हैं वो 5 साल लगातार ड्यूटी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको। 6th पॉइंट देखते हैं। स्टडी लीव शैल नॉट बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट विथ सच फ्रीक्वेंसी सो एज टू रिमूव हिम फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद द रेगुलर वर्क और टू कॉज कैडर डिफिकल्टीज ओइंग टू हिज एब्सेंस ऑन लीव। जो कैडर चेंज होता है, जैसे स्टडी लीव के दौरान आपका प्रमोशन हो गया डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के द्वारा, तो आपका कैडर चेंज हुआ, तो ऐसे केस में अगर आपका कैडर चेंज होने वाला है, ऐसी सिचुएशन है, तो स्टडी लीव उस केस में ग्रांट नहीं होगी। इस बात का भी ध्यान रखना है। अब देखिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव मैंने बताया अभी आपको 2 साल 3 साल। फिर उसको देख लेते हैं कि कितना अमाउंट का स्टडी लीव आपको ले सकते हैं पूरे एंटायर सर्विस पीरियड में। सबसे पहले देखिए द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव विच मे बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट अदर दैन सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर शैल बी। देखिए सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज की बात हम बाद में करेंगे, सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज अलग है, अदर दैन सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज हम देख रहे हैं। तो क्या होगा 12 मंथ्स एट वन टाइम। मैंने बताया आपको कि 24 मंथ्स मिलता है, लेकिन एक बार में 12 मंथ्स मिलेगा। 24 मंथ्स मैंने एंटायर सर्विस पीरियड में बताया था आपको। यहाँ देखिए ऑर्डिनरली 12 मंथ्स एट एनी वन टाइम। अब देखिए बी में देखिए एंटायर सर्विस दिया है बी में ड्यूरिंग हिज एंटायर सर्विस 24 मंथ्स इन ऑल इंक्लूसिव ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ लीव फॉर स्टडी और ट्रेनिंग ग्रांटेड अंडर एनी अदर रूल्स। तो क्या है, अदर दैन सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज ऑफिसर्स के लिए 24 मंथ्स का स्टडी लीव मिलता है पूरे एंटायर सर्विस पीरियड में। अब देखिए सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज को कितना मिलता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर्स स्टडी लीव में बी ग्रांटेड फॉर 36 मंथ्स फॉर एक्वायरिंग पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अ सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर हु हैज़ बीन ग्रांटेड such study leave shall execute a bond under sub rule 4 of rule 53 to serve the government for a period of 5 years after completion of the study course। वही बताया मैंने आपको। अदर दैन सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के लिए 24 महीने का मिलता है, और सेंट्रल हेल्थ सर्विस में जो वर्कर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको 36 महीने का मिलता है। और बॉन्ड देना होगा, ये बता दिया आपको पहले ही। अब देखिए एप्लीकेशंस फॉर स्टडी लीव, ये थ्रू प्रॉपर चैनल से आपको अप्लाई करना है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये सैंक्शन ऑफ स्टडी लीव मैंने आपको बताया कि जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जो भी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है आपके, वही इस स्टडी लीव को भी सैंक्शन करेंगे, तो ये भी ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए 54 में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग ऑफ द स्टडी लीव एंड कॉम्बिनेशन विथ लीव ऑफ अदर काइंड्स। स्टडी लीव के साथ अदर काइंड्स ऑफ लीव कंबाइन किया जा सकता है। देखते हैं कौन कौन से लीव कंबाइन किए जा सकते हैं।
देखिए नंबर फर्स्ट में है स्टडी लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। जो जैसे आपका ईएल बचा है या फिर एचपीएल बचा है, जो भी लीव आपका बचा है उसमें से ये डेबिट नहीं होता है, उसमें से ये कम नहीं होता है जो स्टडी लीव आप लेते हैं। जैसे सीसीएल है, चाइल्ड केयर लीव, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, जो भी है ये सब ईएल में डेबिट नहीं होते हैं। किसी भी टाइप के लीव में ये सब डेबिट नहीं होते हैं, ये अलग से इनको दिया जाता है। तो स्टडी लीव भी कुछ वैसा ही है, ये भी ईएल या फिर एचपीएल से किसी भी लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट में देखते हैं, स्टडी लीव में बी कंबाइंड विथ अदर काइंड्स ऑफ लीव बट इन नो केस शैल बी ग्रांट ऑफ दिस लीव इन कॉम्बिनेशन विथ लीव अदर दैन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इन्वॉल्व अ टोटल एब्सेंस ऑफ मोर दैन 28 months जनरली एंड 36 months फॉर द कोर्स लीडिंग टू पीएचडी डिग्री फ्रॉम द रेगुलर ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। देखिए सेकंड पॉइंट यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड पॉइंट। जो स्टडी लीव होगा आपका उसको कंबाइन किया जा सकता है किसी भी लीव से, ईएल हो गया, एचपीएल हो गया, जो भी आपका बचा है इससे स्टडी लीव को कंबाइन किया जा सकता है और इसको 24 मंथ से लेके 28 मंथ तक एक्सटेंड किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर इन्वॉल्व्स द टोटल एब्सेंस ऑफ मोर देन 28 months जनरली एंड 36 months फॉर द कोर्सेज लीडिंग टू द पीएचडी डिग्री। मैंने बताया आपको जनरली 24 months आपको मिलता है एंटायर सर्विस पीरियड में, लेकिन जब लीव को इंक्लूड करेंगे, लीव को जैसे ईएल को आप इंक्लूड करेंगे या फिर एचपीएल को इंक्लूड करेंगे तो 4 months तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब टोटल 28 months तक आप जा सकते हैं। जैसे आपको अगर स्टडी लीव आपका 24 months पे नहीं हो पाया और कुछ चाहिए आपको और कुछ कमी रह गया उसमें और आपको स्टडी लीव लेना है, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया, तो 4 महीने तक आप मैक्सिमम और एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ जो लीव आपका बचा हुआ है, जो भी क्रेडिट में है आपके अकाउंट में, उसको आप जोड़ सकते हैं 4 मंथ तक, मतलब 4 मंथ तक ही आप जोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं जोड़ पाएंगे, तो इसका ध्यान रखना है। तो 28 महीने तक मैक्सिमम आप ले सकते हैं, जनरली 24 months, और अगर आपको लीव कंबाइन करना है तो फिर 4 months आप बढ़ा लीजिए 28 months। और एक इसमें केस है, देखिए अगर आपको पीएचडी का कोर्स करना है तो फिर आपको 36 months का आप तक एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 8 months और आपका बढ़ जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ रिवाइज़ करके। जनरल आप अगर ले रहे हैं तो 24 months का आपको मिलेगा, और अगर लीव कंबाइन करना है, नहीं हो पाया 24 months में, तो 4 महीने आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लीव कंबाइन करके आप 28 महीने कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं तब की बात हम कर रहे हैं, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो फिर 8 महीने और एक्सटेंड आप कर सकते हैं, मतलब टोटल 36 months। तो जनरल 24 और कंबाइन करके आप 28, और अगर पीएचडी कर रहे हैं तो 36 months। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब देखिए थर्ड पॉइंट में देखिए, A government servant granted study leave in combination with any other kind of leave if he so desires undertake or commence a course of study during any other kind of leave। तो वही बताया मैंने आपको, अगर उसका पूरा नहीं हो रहा है तो अदर काइंड ऑफ लीव के साथ वो कंबाइन कर सकता है और 4 महीने तक एक्सटेंड कर सकता है, टोटल 28 महीने तक वो ले सकता है। उसके लिए उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना होगा कि 4 महीने और लगेंगे 24 months में, मेरा जो कोर्स है वो पूरा नहीं होगा। आगे देखते हैं, Irregular of study leave extending beyond course of study. When the course of study falls short of study leave granted to a government servant, he shall resume duty on the conclusion of the course of study unless the previous sanction of the authority competent to grant leave has been obtained to treat the period of shortfall as ordinary leave। देखिए जैसे लीव कंबाइन करने के बाद उसका 28 months हुआ स्टडी लीव, 28 months में भी उसका जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, फिर से शॉर्ट हो गया। देखिए व्हेन द कोर्स ऑफ स्टडी फॉल्स शॉर्ट, फिर से उसका शॉर्ट हो गया, फिर और कुछ चाहिए, और कुछ कोर्स में कमी रह गई, थोड़ा और उसको समय चाहिए, तो इस केस में क्या होगा, जो उसका तो लीव जो कंबाइन किया था वो तो 4 महीने तक ख़त्म हो गया, 4 महीने से ज़्यादा ले नहीं सकता हमने देखा, तो और 28 महीने से भी उसको ज़्यादा बढ़ाना है, इमीडिएटली उसको ज्वाइन करना होगा 28 months के बाद। उसके बाद फिर जब वो स्टडी लीव के लिए जाएगा, जो कमी रह गई हो कोर्स में, तो उसके बाद जो जाएगा, मतलब 28 months के बाद अगर वो जाएगा तो उसका जो पीरियड होगा वो EOL ट्रीट किया जाएगा। EOL मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। EOL लेकर आप जाइए, इसमें आपको लीव सैलरी नहीं मिलता है, कोई भी अलाउंस आपको नहीं मिलता है, मतलब ये EOL एक प्रकार का नो वर्क नो पे है। आप EOL लेकर कितने भी दिन जा सकते हैं, लेकिन
EOL जब आप लेकर जाएंगे तो उसका प्रायर अप्रूवल होगा, जो भी आपके अथॉरिटी होंगे कंपेटेंट अथॉरिटी, वो EOL ग्रांट करेंगे, तभी आप 28 मंथ से आगे जा सकते हैं, अपनी स्टडी लीव को पूरा कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। जनरली 24 मंथ्स, और लीव कंबाइन करेगा तो 8 मंथ्स, PhD कर रहा है तो 36 महीना, और 28 मंथ्स के बाद भी अगर उसका शॉर्ट हो गया, कुछ कोर्स में कमी रह गई, तो फिर वो EOL लेकर जा सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसमें आपको लीव सैलरी नहीं मिलती है। इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए नंबर 56 में देखते हैं, लीव सैलरी ड्यूरिंग द स्टडी लीव। क्या आपको सैलरी मिलेगी स्टडी लीव के दौरान? देखिए नंबर फर्स्ट में, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सब रूल 6 ड्यूरिंग स्टडी लीव अवेल्ड ऑफ आउटसाइड इंडिया, a government servant shall draw leave salary equal to the pay that the government servant drew while on duty with the government immediately before proceeding on such leave। तो लास्ट पे ड्रॉन जो था उसका, उसी के रेट से उसको मिलेगा, वो कोई इंक्रीमेंट उसको नहीं मिलेगा। जब तक वो स्टडी लीव में रहेगा तब तक कोई इंक्रीमेंट उसको नहीं मिलेगा। जो लास्ट मंथ में उसने पे ड्रॉ किया था स्टडी लीव में जाने से पहले, वही कंटिन्यूसली उसको आगे मिलता रहेगा जब तक वो स्टडी लीव में रहेगा तब तक। इसमें क्या मिलता है? बेसिक पे प्लस DA प्लस HRA, यही तीनों उसको मिलेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस उसको नहीं मिलेगा, उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि वो किस तरह से मिलता है। फ़िलहाल जानिए कि बेसिक पे प्लस HRA प्लस DA उसको मिलेगा, और किस रेट से मिलेगा? तो लास्ट मंथ जो पे था, जो ड्रॉ किया था, और सेम वही उसको मिलेगा। आउटसाइड इंडिया अगर जाता है स्टडी लीव लेके तो, और इंडिया में भी रहता है तो उसको सेम मिलेगा। देखिए आउटसाइड इंडिया भी सेम मिलेगा, और विद इन इंडिया भी उसको सेम रेट मिलेगा। जो भी लास्ट मंथ उसको पे ड्रॉ हुआ था, सेम वही उसको मिलेगा। अब आगे देखते हैं नंबर 3 में। देखिए, पेमेंट ऑफ लीव सैलरी एट फुल रेट अंडर सब रूल 2 शैल बी सब्जेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ अ सर्टिफिकेट बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट टू द इफेक्ट दैट ही इज़ नॉट रिसीव्ड ऑफ इन स्कॉलरशिप, स्टिपेंड और रिम्यूनरेशन। देखिए स्टडी लीव अगर वो कर रहा है, स्टडी लीव में है, वो कोर्स कर रहा है, तो उसको एक लिख के देना होगा कि उससे कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है, कोई स्टिपेंड नहीं दिया जाता है, और कोई भी रिम्यूनरेशन, कोई भी पेमेंट उसको कोर्स के दौरान नहीं होता है, तभी उसको फुल पे मिल पाएगा। मतलब लास्ट पे जो ड्रॉन किया था वो फुल रेट से उसको मिल पाएगा। उसको ये सब लिख के देना होगा, फर्निश करना होगा कि उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, स्टाइपेंड नहीं मिलता है, और किसी भी रिम्यूनरेशन उसको नहीं मिलता है। ये सब उसको लिख के देना होगा, तभी उसको पूरा फुल रेट मिलेगा। 4th पॉइंट में देखिए, द अमाउंट इफ एनी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी लीव एज स्कॉलरशिप और स्टिपेंड और रिम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट शैल बी सब एडजस्टेड अगेंस्ट द लीव सैलरी। देखिए मैं अभी बता रहा था आपको कि अगर वो लिख के देंगे कि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, रिम्यूनरेशन नहीं मिलता है, तो उनको फुल पेमेंट मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा पाया गया कि स्टडी लीव के दौरान उन्हें कुछ स्कॉलरशिप मिल रहा है, या फिर स्टिपेंड मिल रहा है, या फिर रिम्यूनरेशन कुछ भी मिल रहा है, जो भी पार्ट टाइम जॉब पे मिलता है, कुछ भी उन्हें मिल रहा है, तो उसको लीव सैलरी के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा। शैल बी एडजस्टेड विद द लीव सैलरी। सपोज़ करिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, सपोज़ करिए कि किसी की टोटल सैलरी जो बेसिक HRA प्लस DA है वो 70,000 है, मान के चलिए 70,000 रुपये हुआ, और उनको स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप या रिम्यूनरेशन जो भी मिल रहा है वो 20,000 मिल रहा है कोर्स के दौरान, जब वो कोर्स कर रहे हैं। तो उनका जो लीव सैलरी होगा ना, वो 50,000 ही मिलेगा, 20,000 माइनस कर दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो पेमेंट होगा वो एडजस्ट हो जाएगा लीव सैलरी से, अगर स्टिपेंड मिल रहा होगा तो। और नंबर 6 में देखिए, ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ स्टडी लीव विद इन और आउटसाइड इंडिया ऑन और फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1996 सेंट्रल गवर्नमेंट सर शैल ड्रॉ बेनिफिट्स ऑफ रिवाइज्ड पे। तो ये तो 1996 का रूलिंग थोड़ा सा पुराना है, तो इसलिए 1996 लिखा है। हालांकि 7th पे कमीशन के हिसाब से उनको मिलेगा जो भी रेट है। और 57 में जो ओमिटेड दिया है, यहाँ पहले था स्टडी अलाउंस, यहाँ पहले स्टडी अलाउंस था जो कि 6th पे कमीशन तक ही मिलता था, लेकिन जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था उसके बाद से स्टडी अलाउंस को ख़त्म कर दिया गया, तो स्टडी अलाउंस अभी नहीं मिलता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, स्टडी अलाउंस नहीं मिलता है। अब देखिए नंबर 60 में, एडमिसिबिलिटी ऑफ अलाउंसेस इन एडिशन टू स्टडी अलाउंस। स्टडी अलाउंस नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो अलाउंस मिलता है वो हाउस रेंट अलाउंस मैंने आपको बताया था, ये मिलता है DA के साथ। फॉर द फर्स्ट 180 डेज ऑफ स्टडी लीव HRA shall be paid at the rates admissible to the government servant from time to time at the station from where he proceeded on study leave। जो उसका लास्ट प्लेस ऑफ ड्यूटी था
वहाँ पर जो HRA रेट था वही HRA उसको मिलता रहेगा अगले 6 महीने तक, मतलब 180 डेज़ तक। सपोज़ करिए कोई जयपुर में है किसी का प्लेस ऑफ ड्यूटी, और जयपुर से ही वो स्टडी लीव के लिए अप्लाई किया और उसका ग्रांट हो गया और वो कोर्स करने चला गया, तो जयपुर का ही उसको HRA जो रेट है वो मिलता रहेगा अगले 6 महीने तक। तो लास्ट प्लेस ऑफ ड्यूटी का जो रेट था वही उसको अगले 6 महीने तक मिलेगा। 6 महीने के बाद में मिलेगा, लेकिन उसको एक सर्टिफिकेट दोबारा देना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ, द कंटिन्यूअस ऑफ पेमेंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस बियॉन्ड 180 डेज शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टिफिकेट एज प्रिस्क्राइब्ड इन पैरा 8। जब वो सर्टिफिकेट देगा तो फिर से उसको HRA मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगले 6 महीने तक ही मिलता है, फिर दोबारा उसको सर्टिफिकेट देना पड़ता है, फिर से 6 महीने के बाद उसको दोबारा सर्टिफिकेट देना होगा। तो हर 6 महीने में रिन्यू करवाना पड़ेगा। सेकंड में देखिए HRA के अलावा क्या मिलता है, देख लेते हैं। एक्सेप्ट फॉर हाउस रेंट अलाउंस एज एडमिसिबल अंडर सब रूल 1 एंड द DNS अलाउंस वेयर एडमिसिबल नो अदर अलाउंस शैल बी पेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड ऑफ स्टडी लीव ग्रांटेड टू हिम। मैंने बताया आपको कि बेसिक प्लस DA प्लस HRA मिलता है, उसके अलावा कोई भी अलाउंस नहीं मिलता है। ये पहले ही बताया था मैंने आपको, वही सेकंड पॉइंट में दिया है। अब देखिए 61 में, ट्रैवलिंग अलाउंस ड्यूरिंग स्टडी लीव। A government servant to whom study leave has been granted shall not ordinarily be paid travelling allowance, but the President may in exceptional circumstances sanction the payment of such allowance। हमने देखा कि बेसिक प्लस HRA प्लस DA मिलता है, उसके अलावा कोई अलाउंस नहीं मिलता है। लेकिन ट्रैवलिंग अलाउंस किस कंडीशन में मिलेगा, तो प्रेसिडेंट जो है वो अगर सैंक्शन कर दे ट्रैवलिंग अलाउंस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, तो ट्रैवलिंग अलाउंस भी उनको मिलेगा। जो भी कंसर्न एम्प्लॉय या ऑफिसर होंगे उनको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा। जनरली ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। जनरली TA नहीं मिलता है, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट सैंक्शन करे तो ट्रैवलिंग अलाउंस उनको मिलेगा, ध्यान रखना है इस बात का। अब देखिए नंबर 62 में, कॉस्ट ऑफ फीस फॉर स्टडी। जो वो कोर्स करेंगे, जो भी पैसा उनको लगेगा वो पैसा कौन देगा, देख लेते हैं। जनरली तो मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वही जो खर्च वही उठाता है, कोई गवर्नमेंट उसको कॉस्ट नहीं देती है। लेकिन कुछ सिचुएशन है, देख लेते हैं। अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू हुम स्टडी लीव हैज़ बीन ग्रांटेड शैल ऑर्डिनरीली बी रिक्वायर्ड टू मीट द कॉस्ट ऑफ फीस पेड। बताया मैंने आपको, क्योंकि सारे पैसे वही उठाएगा, जो भी खर्चा होगा कोर्स का वो गवर्नमेंट सर्वेंट पर ही डिपेंड करेगा, वही जो भी खर्च होगा वो उठाएगा फॉर द स्टडी। बट इन एक्सेप्शनल केसेस, देखिए मैं अभी एक्सेप्शनल केसेस आ गया यहाँ पर, द प्रेसिडेंट में सैंक्शन द ग्रांट ऑफ सच फीस। ऊपर हमने क्या देखा, जो TA है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट सैंक्शन कर सकते हैं तो मिलेगा। यहाँ पर भी सेम है, एक्सेप्शनल केसेस में प्रेसिडेंट अगर सैंक्शन करे तो सरकार उसकी फ़ीस देगी, गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाएगी। लेकिन जनरली क्या होता है, जो भी स्टाफ जो भी ऑफिशियल है वही उन्हीं को अपना जो भी कॉस्ट है वो बियर करना होता है। लेकिन प्रेसिडेंट अगर चाहें तो सैंक्शन कर सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट सैंक्शन करे तो फिर गवर्नमेंट ही उसका खर्चा उठाएगी। सेकंड पैरा में क्या है, प्रोवाइडेड दैट इन नो केस शैल बी द कॉस्ट ऑफ फीस बी पेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट who is in receipt of scholarship or stipend from whatever source or who is permitted to receive or retain in addition to his leave salary। जो स्टिपेंड या स्कॉलरशिप मिलता है अगर, तो ऐसे केस में फिर वो कॉस्ट ऑफ फीस है ये सरकार नहीं देगी, ध्यान रखना है। ऐसे केस में प्रेसिडेंट जो है वो सैंक्शन करेंगे ही नहीं, तो उनको नहीं मिलेगा। अब देखिए लास्ट है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 63 आप देखिए, रेसिग्नेशन और रिटायरमेंट आफ्टर स्टडी लीव और नॉन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी। स्टडी लीव के बाद अगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है, रेसिग्नेशन दे देता है, और या फिर कोर्स ऑफ जो स्टडी था स्टडी लीव वो पूरा नहीं करता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए फर्स्ट में देखिए, इफ़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइंस और रिटायर्स फ्रॉम सर्विस और अदरवाइज क्विट्स सर्विस विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी आफ्टर ए पीरियड ऑफ स्टडी लीव। मतलब स्टडी लीव उसका कंप्लीट हुआ और वो ड्यूटी रिटर्न नहीं किया और रिज़ाइन या रिटायर हो गया। रिटायर तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा था कि एक बॉन्ड देना होता है, अदर देन अगर हेल्थ सर्विस का कोई एम्प्लॉय है तो बॉन्ड देगा कि जब भी मैं स्टडी लीव को कंप्लीट करके आऊँगा तो मैं 3 साल कंटिन्यूस सर्विस करूँगा,
और जो सेंट्रल हेल्थ सर्विस के हैं ये भी ऐसा बॉन्ड देते हैं कि जब भी मैं सर्विस स्टडी लीव कंप्लीट करके आऊँगा तो 5 साल कंटिन्यूस सर्विस करूँगा। तो रिटायरमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब रही रिज़ाइनिंग की बात, अगर कोई आकर रिज़ाइन देता है, ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है, तो ऐसे केस में जो भी उसको बीच में जो लीव सैलरी दी गई थी स्टडी लीव के दौरान, वो सब उससे वापस ले लिया जाएगा, रिफ़ंड कर लिया जाएगा। देखिए सेकंड पॉइंट में, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी, कॉस्ट ऑफ फीस, ट्रैवलिंग, जो भी खर्चा उसको दिया गया था सरकार द्वारा, वो सब कुछ वापस ले लिया जाएगा इंटरेस्ट के साथ। क्योंकि आपको पता है, हमने देखा था कि बॉन्ड, क्योंकि उसने पहले से ही बॉन्ड उससे भरवा लिया है सरकार ने कि अगर कोई भी अगर स्टडी लीव से आएगा तो 3 साल लगातार ड्यूटी करेगा, और अगर कोई सेंट्रल हेल्थ सर्विस का एम्प्लॉई है तो 5 साल करेगा। ऐसा बॉन्ड लिखवा के रखा था पहले से ही। तो आपने जो बॉन्ड दिया उसके अनुरूप आपने काम नहीं किया, तो यही जो भी लीव सैलरी आपने लिया या फिर कॉस्ट ऑफ फीस आपको गवर्नमेंट ने जो भी दिया, या ट्रैवलिंग अलाउंस जो भी दिया, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में कॉस्ट ऑफ फीस और ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, हमने देखा था ऊपर, नॉर्मली बेसिक DA मिलता है, तो ये सब कुछ वापस ले लिया जाएगा, उससे इंटरेस्ट के साथ लिया जाएगा, क्योंकि उसकी गलती है ये। और इंटरेस्ट के साथ इसलिए रिफ़ंड होगा क्योंकि आप बॉन्ड दे चुके हो, पहले ही आपने बॉन्ड दे दिया था कि जब भी मैं आऊँगा तो 3 साल कंटिन्यूस सर्विस करूँगा, लेकिन आप उसके अनुरूप काम नहीं कर रहे हो, तो इसलिए ये सब होगा। और ऐसा कब नहीं होगा, तो जो प्रेसिडेंट है वो अगर सैंक्शन करें कि नहीं, उनसे ये सब कुछ नहीं वसूला जाए, जो भी उन्होंने किया वो उसको रहने दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, तो फिर ऐसे में वेव कर दिया जाएगा। ऐसे में उनका जो भी खर्चा दिया था सरकार ने, जो भी लीव सैलरी दी थी, ये रिफ़ंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रिकवरी की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ेगी अगर प्रेसिडेंट सैंक्शन कर दे तो यही था स्टडी लीव के बारे में सब कुछ। और इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और लास्ट में मैंने बताया था कि क्वेश्चंस कुछ रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसी पर, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ में आया, और मैं भी इसको डिस्कस करूँगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टार्टिंग से। व्हाट इज़ द मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड फॉर सैंक्शन ऑफ स्टडी लीव? स्टडी लीव के लिए सैंक्शन करवाने के लिए जो मिनिमम सर्विस होनी चाहिए ऑफिशियल्स की, वो कितनी होनी चाहिए? 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर्स। तो हमने डिस्कस किया था कि 5 ईयर्स की रेगुलर सर्विस कंटिन्यूस होनी चाहिए इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड, ये हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। 5 साल पूरी सर्विस होनी चाहिए, तभी आप स्टडी लीव के लिए एलिजिबल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ स्टडी लीव? इसमें से कौन एलिजिबल हैं स्टडी लीव के लिए? ग्रुप ए ऑफिसर्स, ग्रुप बी ऑफिसर्स, ग्रुप सी ऑफिसर्स, या फिर ऑल गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड ऑफिशियल्स। तो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ग्रुप को मिलता है, ये सभी को स्टडी लीव मिलता है, क्योंकि स्टडी लीव ये सबका अधिकार है। CCS लीव रूल 1972 में ये सबके लिए दिया गया है। तो ऑल गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड ऑफिशियल्स, ये करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन डी ये करेक्ट होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है। नेम द कोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर विच द स्टडी लीव इज एडमिसिबल। ऑप्शन ए में है रेगुलर एकेडमिक कोर्सेस, PhD कोर्सेस, PG इन मेडिकल साइंस, एंड ऑप्शन डी इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें से देखिए हमने डिस्कस किया था जो रेगुलर एकेडमिक कोर्सेस है इसमें स्टडी लीव नहीं मिलता है, बाकी PhD कोर्स में मिलता है, PG में भी मिलता है, मेडिकल साइंस में, लेकिन ध्यान में रखिएगा मेडिकल साइंस में, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सर्विस, ये सब में मिलता है। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा, B, C, D। देखिए नंबर 4 में देखते हैं अब क्या है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्टडी लीव एडमिसिबल टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशियल्स ड्यूरिंग एंटायर सर्विस? जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्टडी लीव है वो कितना मिल सकता है एंटायर सर्विस में गवर्नमेंट सर्वेंट को? हमने डिस्कस किया था, एक हमने डिस्कस किया था सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के ऑफिशियल्स के लिए, और दूसरा अदर दैन सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पर जो जनरल पूछा गया है अदर दैन सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के लिए, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? जो अदर दैन सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज हैं उनको जनरली 24 मंथ्स का मिलता है। हमने देखा था 12 मंथ्स एट वन टाइम और 24 मंथ्स पूरे एंटायर सर्विस पीरियड में। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और जो सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के जो ऑफिशियल्स हैं उनको आपको पता है कि 36 मंथ्स का मिलता है, ये भी हमने देखा था। और जो अदर दैन सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के ऑफिशियल्स हैं उनको उनमें अगर लीव कंबाइन कर दिया जाए तो उनके लिए 28 मंथ्स का मिल जाएगा।
और अगर वो पीएचडी का कोर्स कर रहे हैं तो फिर 36 मंथ्स का उनको भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि जनरली अदर देन सीएचएस वर्कर्स के लिए 24 मंथ्स का मिलता है इंटर सर्विसेज के लिए, इसका ध्यान रखना है। अब नंबर 5 में देखते हैं, हु विल मीट द कॉस्ट ऑफ फीस पेड फॉर स्टडी लीव। तो हमने देखा था इसके बारे में, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन इसका नीचे है। तो इसका गवर्नमेंट सर्वेंट होगा। हमने देखा था कि गवर्नमेंट सर्वेंट खुद अपना खर्च उठाता है। जो भी स्टडी लीव के लिए अगर जाएगा, कोर्स का जो भी फ़ीस होगा वो गवर्नमेंट सर्वेंट खुद देगा। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट सैंक्शन कर सकते हैं तो गवर्नमेंट उसको देगी, अदरवाइज़ इन जनरल में देखा जाए तो गवर्नमेंट सर्वेंट खुद अपना खर्च उठाएगा। अब 6th क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्टडी लीव एडमिसिबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। इसमें CHS ऑफिशियल्स के लिए दिया गया है। पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्टडी लीव एडमिसिबल टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ CHS ऑफिशियल्स ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। तो हमने अभी ऊपर देखा, इसका 36 मंथ्स करेक्ट आंसर होगा। अब 7th क्वेश्चन क्या है, वेदर ऑफिशियल्स ग्रांटेड स्टडी लीव इज एंटाइटल फॉर ड्रॉल ऑफ TA। क्या उनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। तो हमने देखा था जो लीव सैलरी मिलता है स्टडी लीव के दौरान वो बेसिक प्लस HRA प्लस DA ही मिलता है, TA नहीं मिलता है। TA सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में मिलता है। कब मिलता है, जब प्रेसिडेंट सैंक्शन करते हैं तब। तो C करेक्ट ऑप्शन होगा, एंटाइटल्ड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। 8th क्वेश्चन में देखिए, नेम द अलाउंसेस इन एडमिसिबल ड्यूरिंग स्टडी लीव। स्टडी लीव के दौरान कौन सा अलाउंस नहीं मिलेगा, DA HRA TA स्टडी। तो हमने देखा बेसिक DA HRA मिलता है और TA एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में मिलता है प्रेसिडेंट के सैंक्शन करने के बाद। लेकिन जो स्टडी अलाउंस है ये पहले मिलता था, अब नहीं मिलता है। ये 7th पे कमीशन से इसको एबॉलिश कर दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी होगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द अलाउंसेस कंप्यूटेड फॉर पेमेंट ऑफ लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ अवेलिंग स्टडी लीव इन इंडिया। तो लास्ट पे ड्रॉन हमने देखा था, लास्ट पे ड्रॉन प्लस HRA DA वही रेट है, वही ऑप्शन इसमें देख लीजिए, लास्ट पे ड्रॉन प्लस DA HRA। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि लास्ट पे ड्रॉन इंक्लूडिंग DA सिर्फ यहाँ है, HRA नहीं दिया गया है, तो ये नहीं होगा। और पे एक्सक्लूडिंग अदर अलाउंस ये भी नहीं होगा। और पे DA HRA एंड स्टडी अलाउंस तो नहीं मिलता, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा, लास्ट पे ड्रॉन प्लस HRA DA। नंबर 10th क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी लीव मे नॉट बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ड्यू रीच द एज ऑफ सुपरएनुएशन विद इन ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इज़ एक्सपेक्टेड टू रिटर्न फ्रॉम ड्यूटी आफ्टर लीव। देखिए, मैंने बताया था आपको कि एक बॉन्ड भरना होता है। बॉन्ड में क्या लिखना है, तो जब भी मैं स्टडी लीव से वापस आऊँगा तो मैं कंटिन्यूसली 3 साल ड्यूटी करूँगा। ये अदर दैन CHS के लिए है। और जो हेल्थ वर्कर हैं ये बॉन्ड में क्या लिखते हैं, जब भी मैं स्टडी लीव से वापस आऊँगा तो मैं 5 साल के लिए कंटिन्यूस ड्यूटी करूँगा। तो यहाँ पर अदर दैन CHS ऑफिशियल्स की बात हो रही है, तो नॉर्मली आप इसमें 3 साल देख रहे होंगे ऑप्शन में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब भी हमने देखा था कि बॉन्ड भरना पड़ता है जाने से पहले, और उसका 3 साल उसको ड्यूटी करना है स्टडी लीव से आने के बाद, और हेल्थ वर्कर को 5 साल करना है। तो यही स्टडी लीव था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कुछ मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।